Okay, so before we go ahead with next topic, I will quickly revise what is root mean square value. So the problem was कि अगर बेसिकली इस चैप्टर का नाम ही है एसी सर्किट्स, मतलब हम लोग यहाँ पे एसी सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, मतलब ईएमएफ और करंट ये दोनों अल्टरनेटिंग है। एक आपने देखा था ईएमएफ के लिए पहली हाफ साइकिल में पॉजिटिव था, दूसरी हाफ साइकिल में नेगेटिव था। तो मुझे अगर एसी वैल्यूज मेजर करनी है तो मैं वोल्ट मीटर या एमीटर यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एवरेज वैल्यू देता है, इसलिए नहीं कर सकते हम लोग। तो हमें कोई ऐसा क्वांटिटी ढूंढना पड़ेगा जो डायरेक्शन के साथ चेंज ना हो। वाई? बिकॉज ऑल्टरनेटिंग का मतलब ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन इज चेंजिंग। पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है। सो वी नीड टू सी सम क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज और व्हिच इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, राइट? तो ऐसे कौन सी क्वांटिटी हो सकती है जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो? वन क्वांटिटी इज हीट जनरेटेड, क्योंकि जब भी करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होने ही वाला है, करेक्ट? बट इफ यू रिमेंबर, हीट के इक्वेशन में आई स्क्वायर आता है, और आई ही करंट ही ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन चेंज कर रहा था, राइट? पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। बट व्हेन यू स्क्वायर इट, क्या होता है? नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, हम एक रजिस्टर लेते हैं, उसमें से एसी करंट पास करते हैं फॉर सम टाइम, फिर हम लोग उसी रजिस्टर से एक स्टेडी करंट पास करते हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो हीट जनरेटेड इन केस ऑफ एसी एंड इन केस ऑफ स्टेडी करंट आर इक्वल, राइट? तो ये जो स्टेडी करंट की वैल्यू है इसको बोल देते हैं आरएमएस वैल्यू। दैट्स इट। फिर आरएमएस वैल्यू फाइंड कैसे किया था हमने, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग आई आरएमएस, करंट की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, एंड बाय डेफिनेशन यू इंटीग्रेट ऑन कंप्लीट साइकिल। जैसे एवरेज या मीन वैल्यू में यू इंटीग्रेट ओवर हाफ साइकिल, यहाँ पे यू इंटीग्रेट ओवर कंप्लीट साइकिल, एंड इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ओवर डी थीटा। ये डेफिनेशन है उसका। अब आई स्क्वायर था हमारे पास, आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज आई इज आई जीरो साइन थीटा, वेयर थीटा इज ओमेगा टी। डी थीटा इस पे इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई अपॉन थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। फिर ये आप आई जीरो स्क्वायर कॉन्स्टेंट आउटसाइड लिखते हो, देन यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, यू शुड नो दिस। यस, ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आता है, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो यू शुड नो, यू मस्ट रिमेंबर, ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आता है। ओके, एनीवेज या तो कर लेना, इट इज ओके। इफ यू वांट टू डू इट, यू डू इट नाउ, और इफ यू रिमेंबर इट आल्सो फाइन। तो ये आप लिख सकते हो 0 to 2 पाई 1 minus cos 2 theta by 2, राइट? टी थीटा ऑफ कोर्स। तो फिर बाद में आप आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये 1/2 भी बाहर निकाल लोगे, ये जो 2 है वो बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा पे 0 to 2 पाई माइनस cos 2 थीटा पे 0 to 2 पाई। मुझे ऑलरेडी पता है ये इंटीग्रेशन जीरो आता है, बिकॉज आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ इयर्स डूइंग द सेम थिंग। ओके, तो हायर फिजिक्स में तो ये इंटीग्रेशन कितनी बार आता है, यू कैन नॉट इवन काउंट। बाय द वे मुझे यही पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, सो इट इज सिंपल थिंग। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा ये 2 पाई आएगा, करेक्ट? तो आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये 2 और ये 2 पाई अगेन कैंसल कैंसल। तो आपके पास अल्टीमेटली आई आर एम एस स्क्वायर, ये जो
पूरा सॉल्व करने के बाद आता है, that turns out to be IRMS square turns out to be I0 square by 2. So IRMS turns out to be I0 by root 2. 1 by root 2 की वैल्यू आती है 0.707 I0. ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर का डेफिनेशन फॉर करंट. Similarly for EMF you can write the same thing, almost the same thing, right? Good. Then अब हम क्योंकि बोल रहे थे कि ये जो वैल्यू है ये हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, तो हमने अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड के लिए कल सॉल्व किया था. H is integration over I square R dt from 0 to 2 pi. यहाँ पे करेक्शन था. क्या करेक्शन था? तो यहाँ पे ये T बोल रहे हो आप और यहाँ पे एंगल पे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये गलत है. तो यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा आएगा, राइट? गुड. तो आई लिव इट दिस थिंग टू फॉर यू एज एन एक्सरसाइज टू सॉल्व इंटीग्रल. थोड़ा सा इंटीग्रल सीख जाओगे आप इससे. तो अल्टीमेटली हीट जनरेटेड का फाइनल फॉर्मूला जो आता है, यू विल गेट सम फाइनल फॉर्मूला एज R IRMS square, if I'm not wrong, 2 pi by omega, right? Good. तो ये आप खुद करोगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. ये है गुड. तो you are supposed to do it by yourself. Good. So moving ahead with next topic now, that is phasors. So we quickly revised what are RMS value. Now let us look at phasors. देखो फेजर का मतलब क्या होता है. हमको जब एसी सर्किट का स्टडी करना होता है तो हम लोग ये ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसको हम लोग रोटेटिंग वेक्टर्स से डिनोट करते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय रोटेटिंग वेक्टर? आई टेक वन वेक्टर, आई कैन डिनोट दिस वेक्टर बाय E, ओके, एंड आई कैन रोटेट दिस वेक्टर, ओके. तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है आप देख रहे हो, एंगल भी चेंज हो रहा है ना. तो this rotating vector of EMF and current also will give you some useful information about the circuit. जैसे जैसे मैंने कल बताया था कि एसी सर्किट्स में करंट और वोल्टेज साथ साथ चल सकते हैं. करंट लीड हो सकता है या फिर करंट लैग हो सकता है. तो ये इंफॉर्मेशन हमको वेक्टर से मिल सकती है. तो टू स्टडी AC circuits we make use of rotating vectors. So to study AC circuit we need to study alternating current and alternating EMF, और ये alternating current and EMF को हम लोग rotating vectors से represent करते हैं, right? और इन दोनों में जो एंगल बनेगा, मतलब EMF वेक्टर और करंट वेक्टर, इसमें जो एंगल बनेगा that will give us phase difference. मतलब अगर करंट वेक्टर और ईएमएफ वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब फेज डिफरेंस इज 0. मतलब करंट और ईएमएफ साथ साथ चल रहे हैं, मतलब दोनों साइन वेव्स है, मतलब देयर इज नो लीड नो लैग. मतलब जैसे ही मैंने एसी कनेक्ट किया, जैसे ही मैंने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, इमीडिएटली करंट ड्राइव हुआ, राइट. तो एक वेक्टर से आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन बता दिया कि this vector is telling me there is no lead no lag, which tells you अगर EMF साइन वेव है तो करंट भी साइन वेव है, EMF cos वेव है तो करंट भी cos वेव है. This also tells you that as soon as you connect source of EMF in a circuit you get current immediately. It also tells you that EMF का peak value is greater than current का peak value, क्योंकि ये जो लेंथ होता है वेक्टर का, ईएमएफ के लिए मैंने इतना बड़ा वेक्टर ड्रॉ किया है और मैं करंट के लिए एक छोटा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ पीक. याद है I0 पीक वैल्यू था, T0 पीक वैल्यू था. और ये जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम. ये जो वेक्टर्स है दे आर कॉल्ड एज फेजर्स एंड द डायग्राम इज कॉल्ड एज
फेजर डायग्राम। तो फेजर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे a rotating vector that represents what it represents a quantity, यहाँ पे quantity लिखा है, a quantity varying sinusoidal signal, right, is called as phasor because it gives you information about in short, if you ask me, I'll tell you phasor is phase vector। क्यों? क्योंकि आपको EMF और करंट के बीच का फेज बताता है, तो फेज वेक्टर। तो इनकी बुक के डेफिनेशन के हिसाब से रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी वेरिंग sinusoidally with time is called as phasor। Good। Then definitely जब हम x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, मान लो मेरे पास ये एक फेजर है, मान लो दिस इज वन फेजर, दिस फेजर कैन रिप्रेजेंट EMF लेट अस से। तो ये जो एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इट कैन बी ओमेगा टी और इट कैन बी ओमेगा टी प्लस अल्फा। अभी प्लस अल्फा कहां से आया वो भी समझ लो। let us say कि at time t equal to 0 this vector was aligned to x axis। मतलब टाइम t equal to 0 पे इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू x axis was 0, right? After time t it is making some angle with respect to x axis, मतलब some angle theta। what is theta? करेक्ट। अब ऐसा मान लो कि इनिशियली जो था ये वेक्टर, इनिशियली एट टाइम t equal to 0 this vector was making some angle alpha with respect to x axis initially। After some time t it is making some angle, ये एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ऐसा था, फिर विद टाइम थीटा एंगल बन गया। व्हाट इज टोटल एंगल? थीटा प्लस मतलब ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो फेजर या फेज वेक्टर of EMF or current can make angle omega t or omega t plus alpha with respect to x axis, right? इतना समझना जरूरी है। क्यों? आगे आपको समझेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट का डायरेक्शन या फिर EMF का डायरेक्शन फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा करंट हमेशा मैं x एक्सिस पे दिखा रहा हूँ, ऑलवेज, ओके। फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ EMF, और ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होता है। EMF यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में आगे है कंपेयर टू I। EMF इज अहेड ऑफ I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है EMF इज लीडिंग द करंट, राइट? दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस एंगल। गुड, मैं वापस रिपीट करूंगा बट फॉर टाइमिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन अब ऐसा है कि ये तो हो गया जनरल फेज वेक्टर। मुझे इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF चाहिए। मैंने आपको और एक चीज बताई कि इस वेक्टर का जो लेंथ होगा दैट लेंथ विल गिव यू पीक वैल्यू, करेक्ट? और मैंने आपको ये बताया कि ये जो है एंगल दिस इज ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट? डिपेंड्स। मैं ओमेगा टी लिख रहा हूँ मतलब initial direction of this phasor was x axis, correct? फिर with time आपको पता है EMF is like this। तो अगर at some instant of time t मुझे अगर EMF की वैल्यू चाहिए तो हम लोग इस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखेंगे y एक्सिस पे। अगर ये ओमेगा टी है तो ये 90 माइनस ओमेगा टी है,
तो ये कंपोनेंट हो गया E0 साइन ओमेगा टी, करेक्ट, गुड। अगर ये कंपोनेंट देखूंगा तो ये मुझे मिलेगा E0 cos ओमेगा टी, राइट, गुड। तो आई एम रिपीटिंग अगेन क्योंकि few of you were not there yesterday। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हमको एसी सर्किट अगर स्टडी करना है तो there are two ways of study। एक तो थ्योरेटिकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, हमको हर बार लिखना पड़ेगा। करंट इज लीडिंग बाय पाई बाय 2 रेडियन, राइट, ईएमएफ इज लीडिंग बाय पाई बाय 2 रेडियन। अभी तो पाई बाय 2 ठीक है, पर अगर ऐसा कुछ आया तो 25 डिग्री, फिर क्या करेंगे? So there is a simple way of telling कि करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। पहली बात तो ये लीड लैग आया कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ वी प्लॉट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, हम पहले यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्लॉट कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाई ऑल्टरनेटिंग? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ एसी सर्किट्स में वोल्टेज की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इट इज चेंजिंग विद टाइम, और इट इज चेंजिंग विद टाइम एज कि जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर मैक्सिमम से जीरो पे आएगा, फिर ये हाफ साइकिल हो गया, दिस इज जीरो एंड दिस इज पाई, फिर नेक्स्ट हाफ में वो नेगेटिव होगा। और क्योंकि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वो ही ऑल्टरनेटिंग है, वो ही पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। करंट को ड्राइव कौन करता है? ईएमएफ ड्राइव करता है। तो जब ईएमएफ खुद कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिंग है, तो करंट कहां से कांस्टेंट मिलेगा? और हमने ये पहले प्रूव भी किया है पहले दूसरे लेक्चर में। तो व्हेन आई सी what is happening with current, there are various situations. You may have current in phase with EMF. What is the meaning of in phase? दोनों का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, दोनों का पीक पीक मैच हो रहा है, मतलब दोनों साइन साइन वेव है, करेक्ट। पर हमेशा ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता। यू विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली कि देयर इज अ सिचुएशन वेयर करंट is a cosine wave and EMF is a sine wave, राइट। मतलब ये ऐसा होता है, जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम तो EMF की जीरो, जब करंट की वैल्यू मिनिमम तो EMF की मैक्सिमम। तो ऐसा होता है क्योंकि कोसाइन आपको पता है, साइन और कोसाइन में फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई बाय 2। क्यों? साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 0 whereas cosine of pi by 2 is 1, या फिर sin of 0 is 0, cos of 0 is 1, राइट। तो cos of 0 is 1, 1 मतलब यहाँ पे पीक वैल्यू, ओके। पीक वैल्यू किसकी बता रहा हूँ? ये करंट की बता रहा हूँ। इफ यू वांट, करंट का मैग्नीट्यूड नॉर्मली स्मॉल ही होता है, क्यों स्मॉल होता है मैं बताता हूँ बाद में। तो यू कैन शो समथिंग लाइक दिस, this is maximum value of current I0 whereas this is maximum value of EMF E0। क्यों? क्योंकि पता है हमको E is equal to E0 sin ओमेगा t। फिर ओहम्स लॉ क्या बोलता है? I is equal to E by R, तो E0 by R sin ओमेगा t। तो ये E0 by R है, E0 by R है, इसी को आप I0 बोलते हो, करेक्ट, गुड। It may happen that you get I equal to I0 cos omega t and E as E0 sin omega t। What does that mean? इसका मतलब डायग्राम से बता सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? EMF जीरो था, मतलब हमने EMF कनेक्ट ही नहीं किया, फिर भी करंट है वहां पे। So what is leading? Current is leading, करेक्ट। उल्टा भी हो सकता है,
ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ईएमएफ जो है वो कोसाइन वेव है, forget about this part now, right? तो ऐसा भी हो सकता है ईएमएफ कोसाइन है और करंट साइन है, मतलब मैंने सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया सर्किट में, करंट लेट आया, तो व्हाट इज लीडिंग, ईएमएफ इज लीडिंग। अब क्या हम लोग बार बार यही करते बैठेंगे कि ऐसा डायग्राम से बताएंगे हम लोग, नहीं। तो फिर व्हाट इज सिंपल वे, सिंपल वे इज ड्राइंग वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि हमको पता है दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको ये इंफॉर्मेशन दे देगा, राइट? सो इफ आई ड्रॉ one vector, let us say for EMF, and if I draw a vector for current, if they are in the same direction, there is no lead, no lag, correct? Or the length of the vector gives you magnitude, so definitely E0 is greater than I0. अब अगर करंट लीड कर रहा है तो I will just show this ahead in anti-clockwise direction. क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th में आपने सीखा है, क्या सीखा है? डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हो? वी ऑलवेज मेजर एंगल्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हो, तो जो एंटी क्लॉकवाइज में आगे है मतलब दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब करंट इज लीडिंग एंड ईएमएफ इज लैगिंग। तो ये कौन से वेक्टर है? ये रोटेटिंग वेक्टर्स है। व्हाई? बिकॉज़ इट कैन रोटेट विद टाइम, राइट? सो द स्टडी ऑफ एसी सर्किट इज मच मोर सिंपल if you use rotating vectors, right? For alternating EMF and alternating current. Clear? Or angle between them will always give you the phase difference, and the phase difference tells you what is leading, what is lagging. Clear यहाँ तक? ये जो rotating vector है इसको phasor बोलते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल। अब मेरे पास अगर एक फेजर है, मान लो आई हैव फेजर फॉर व्हाटएवर यू वांट, यू कैन जस्ट टेक फॉर करंट या फिर ईएमएफ, जो भी लेना होगा। आपको करंट लेना होगा, करंट भी ले लो, आपको ईएमएफ लेना होगा, ईएमएफ ले लो। मुझे अगर, मैं इसको ओमेगा टी मान लेता हूँ एंगल को, मुझे अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, मुझे, क्योंकि आप देख रहे हो ना, करंट जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर जीरो, राइट? गुड। तो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये था ग्राफ ऑफ करंट या वोल्टेज जो भी होगा, मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, आई एम टेकिंग सम पर्टिकुलर इंस्टेंट ए, मुझे अगर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट या ईएमएफ की वैल्यू चाहिए, तो मैं देखूंगा प्रोजेक्शन, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस फेजर हियर। तो ये आपको देगा E0 sin ओमेगा टी या फिर I0 sin ओमेगा टी, डिपेंडिंग ऑन ये वेक्टर कौन सा है, E है या फिर I है, राइट? क्लियर? क्योंकि अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूंगा तो अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वेक्टर रोटेट हुआ होगा, so it will give me some other value. क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। तो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे ये साइन वेव है, तो वैसे वैसे ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है वो वेक्टर भी रोटेट होगा, the vector will also rotate, and when the vector rotates it makes different angles, so it will have different projection, correct? So if you plot a phasor, the y component of phasor of current or EMF gives you sine component and x component gives you cos component.
क्लियर यहाँ तक? पक्का? कोई डाउट नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके हम पूरा का पूरा फेजर डायग्राम से समझने वाले हैं एसी सर्किट्स को, बिकॉज लिटिल बिट ऑफ डाउट विल बेसिकली क्रिएट प्रॉब्लम्स. तो लेट अस put it down. So just a minute. Okay, so since it is precisely given in your books, so I don't want to waste time in writing, so I just copied and pasted here whatever theory is given in your book, right? And that is okay for us. So let's move to next topic, that is different types of AC circuits. Different types of AC circuits. Right. So अब होगा क्या, जब भी आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एसी सर्किट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सर्किट में क्या क्या हो सकता है? आई मे हैव जस्ट अ रजिस्टर. रजिस्टर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक्सटर्नल रजिस्टर लगा रहा हूँ. मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का खुद का रेजिस्टेंस है. एक रॉड लिया, उसको मैंने एसी लगा दिया, तो मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया. रॉड जिस मटेरियल से बना होगा उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा. आपको पता है रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ आयंस. वो तो हर एक मेटल में होगा ना. सो आई कैन कनेक्ट alternating source to this. This is an AC circuit, purely resistive, because there is only resistance. I can take a coil, and this coil will be called as inductor here onwards. क्यों? हमने क्या देखा था इससे पहले के चैप्टर में, that whenever current changes there is induced EMF, and since the current is changing in the same coil and EMF is induced in the same coil, that was called as self inductance, right? तो इंडक्टेंस का मतलब क्या था? इंडक्टेंस का मतलब होता है कि इसकी कैपेसिटी है ईएमएफ इंड्यूस करने की, इसलिए इसको बोलते हैं इंडक्टर, डिनोटेड बाय एल. इसको बोलते हैं रजिस्टर आर. तो मैं इसको भी एसी कनेक्ट कर सकता हूं, राइट? और अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट करते टाइम माइनस प्लस दिखाना नहीं, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग है. माइनस प्लस, राइट? So you cannot show polarities here. गुड. या फिर मैं कैपेसिटर को भी एसी कनेक्ट कर सकता हूं, राइट? या फिर मैं इसमें से किसी भी दो या किसी भी, मतलब आई कैन टेक ऑल थ्री और आई कैन टेक टू ऑफ इट. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर टुगेदर टू एसी. LCR, इस सर्किट को बोलते हैं LCR, करेक्ट? अब इन तीनों ही केसेस में व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू नो, तीनों या चारों केसेस में आवर एम इज टू नो कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है. तो वो हो सकता है मैथमेटिकली प्रूव. तो वी विल फर्स्ट सी द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, राइट? तो लेट मी क्विकली राइट डाउन an introductory note. So when an alternating EMF is connected to an electrical circuit, to an electrical circuit, it is
called as AC circuit. AC circuit, right? So as I told you, in AC circuit you may have resistor or capacitor or inductor or combination of all this. In AC circuit, resistor or capacitor, resistor, capacitor, inductor, or the combination of these elements are used, or the combination of these elements are used. Okay. Importantly, यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं एसी सर्किट में कोई भी एलिमेंट लगाऊंगा, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इज कॉल्ड एज सर्किट एलिमेंट्स, तो एक चीज है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, राइट? बट फेज में और में नॉट बी सेम। फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सेम रहेगा, राइट? करेक्ट। लेकिन फेज में और में नॉट बी सेम मतलब या तो करंट और ईएमएफ दोनों, देयर इज नो नीड, नो लैग, या फिर वन इज लीडिंग एंड द अदर इज लैगिंग, दैट इज फेज। सो द ईएमएफ and current, the EMF and current in this AC circuits, are at same frequency, but phase may or may not be same, right? So let us start with first type of AC circuit. Okay, so let us start with first type of AC circuit. AC circuit with resistor. Okay, या फिर आप बोल सकते हो AC applied to a resistor. AC applied to a resistor. Okay, so this is the most basic circuit that we are going to learn. बहुत सिंपल है, तो पहले समझ लो, फिर हम देखेंगे बाद में देखेंगे। तो हमारे पास एक रजिस्टर है और हमने इसको एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, एंड यू ऑलरेडी नो दिस ऑल्टरनेटिंग सोर्स इज गिवन बाय E इक्वल टू E0 sin ओमेगा, एंड एट दिस लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा ही, इतना तो आपको पता होगा ही, that what we are doing is we are connecting E, that is E0 sin omega t to resistor. तो ये आपको फॉर्म पता होना चाहिए। Then because of this source of EMF there will be current, and it is given by Ohm's law. Ohm's law is V is equal to IR, तो E is equal to IR. Unlike DC sources, जैसे आप DC sources में करंट की डायरेक्शन बता देते हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आप बता नहीं सकते, राइट? तो I इज इक्वल टू E बाई R आएगा, तो ये आएगा E0 साइन ओमेगा t बाई R। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, दिस इज I0।
लेकिन अब बुक्स तो बुक्स है, वो बोलेंगे I is maximum, I is I max, that is equal to I0 when value of sin omega t is maximum, that is 1, क्योंकि I डिपेंड करता है साइन पे, E0 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, राइट। Therefore they will say I max or I0 is equal to E0 by R, क्योंकि साइन की वैल्यू अपने 1 डाली। Therefore from equation number 1 and 2, from 1 and 2, I is equal to I0 sin omega t. Let me call equation 2, equation 3, from 2 and 3, equation 4, this is equation 1, right? Good. So when you compare equation number 1 and 4, what do you conclude? You conclude that there is no phase difference between current and EMF, right? Good. Then अगर मुझे इसका वेव ड्रॉ करना है, वेव फॉर्म ड्रॉ करना है इनका, हम ऑलरेडी कर चुके हैं फिर भी बता रहा हूं। if you want to draw wave form, तो what we can do is, so EMF and current, तो when I draw EMF, EMF की मैक्सिमम वैल्यू E0 है, इट इज अ साइन वेव, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 है, इट इज अगेन अ साइन वेव एंड बोथ आर इन फेज, something like this. You are plotting against omega t. तो ये हो गया वेव फॉर्म, करेक्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू को अपने पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोला था, वैसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलोगे, दैट इज E0 बाय R, करेक्ट। अगर मुझे फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फेजर डायग्राम में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करोगे। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। देन ईएमएफ ये डायरेक्शन, करंट भी यही डायरेक्शन, सिर्फ करंट का वेक्टर जो है वो छोटा होगा कंपेयर टू ईएमएफ, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और हमको पता है इंस्टंटेनियस वैल्यू चाहिए, तो दिस वैल्यू इज E0 साइन ओमेगा टी, और यहां पे करोगे E0 कॉस ओमेगा टी। अगर मुझे इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो दिस विल गिव मी I0 sin omega t, and the projection on axis will give me I0 cos omega t। हो गया फेजर डायग्राम, दोनों को एक ही डायरेक्शन में दिखा देना, डन, खत्म। जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखाना है, कैन शो लाइक दिस ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस, बोथ अपने ऊपर है। फिर अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस बोलोगे तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब आप सिर्फ यहाँ पे I0 लिखोगे और यहाँ पे सिर्फ E0 लिखोगे, क्योंकि ओमेगा टी 0 मतलब कॉस 0, मतलब ये कि y कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब ये कि पीक वैल्यू है वो, करेक्ट। गुड। तो दिस इज हाउ यू कैन शो फेजर डायग्राम। तो लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स का मतलब क्या है। आप जैसे जैसे अभी आगे, फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे हम लोग पढ़े, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स मतलब कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये आपने सर्किट में ज्वाइन किया था, पर वो सर्किट जो था वो डीसी सर्किट था, राइट। गुड।
फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था कि जैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मूविंग करंट्स कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ये हमने सीखा है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो इंड्यूस करंट्स। तो जब भी करंट की वैल्यू चेंज होगी तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? क्यों? Because changing current will change the magnetic field, that will change the magnetic flux, that flux is linked with the coil itself, so there is induced EMF, मतलब there is induced current। ये करंट ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, करेक्ट? वो था डीसी करंट, राइट? गुड। नाउ इस चैप्टर में हम लोगों को प्योरली एसी का स्टडी करना था। एसी और डीसी में फर्क ये है, एसी में कंटिन्यूसली वैल्यूज चेंज होती है, डीसी में वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी से और इस चैप्टर में डिफरेंस क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने डीसी को कनेक्ट किए थे एलिमेंट्स, यहां पे आप एसी में कनेक्ट करोगे एलिमेंट्स, राइट? तो व्हेन यू कनेक्ट रजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज into an AC circuit, our job is to see whether current and EMF they are in phase or not. If they're in phase, okay. If they're not in phase, तो who is leading and who is lagging? तो इस सीक्वेंस में पहला जो हमको देखना है that is you have a circuit which is having pure resistor, there is no inductor, there is no capacitor, only resistor। उसको आपने AC सिग्नल that is E0 sin ओमेगा t आपने सप्लाई किया है। तो हमको पता है बाय ओहम्स लॉ E is equal to IR, तो I is equal to E by R, तो E0 sin ओमेगा t by R। अब I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब sin ओमेगा t की वैल्यू 1 होगी, राइट? तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है I0 by I0 which is E0 by R, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो जब मैं I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t और E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t को कंपेयर करता हूं तो व्हाट आई नोटिस इज देयर इज नो फेज डिफरेंस, करंट एंड EMF दे आर गोइंग टुगेदर। तो यू कैन शो दिस इन टू डिफरेंट वेज। एक तो ये डायग्राम जहां पे आप बता रहे हो कि दोनों की पीक वैल्यू अलग अलग है, बाकी दे आर इन फेज, या फिर यू कैन शो दिस विद द हेल्प ऑफ अ फेजर डायग्राम। So as you see, phasor diagram is much more simple and compact as compared to the other diagram or even equations. Correct? Good. So, all right. So what I will do is I will just put theory in the notes. So we'll save time again on making notes here.